हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है जेएआईबी समरी सीरीज में। और हम आज से स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल बी। पेपर होगा 2 पीपीबी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपके पास जेएआईबी और पीपीबी में कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर। और यहां पर आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यहां से कोई प्रॉब्लम है तो QR कोड को भी आप स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉड्यूल बी की पहली क्लास में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की जगह कर दीजिए सिक्योरिटी। क्या कर दीजिए? सिक्योरिटी। क्या कर दीजिए? सिक्योरिटी कर दीजिए। ठीक है, चलिए। सो द बिजनेस ऑफ लैंडिंग इज नाउ विदाउट सर्टेन रिस्क। अगर आप लैंडिंग का बिजनेस करते हैं, लोन देने का बिजनेस करते हैं, तो बिना रिस्क के आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। स्पेशली व्हेन लैंडिंग बैंक डिपेंड्स ऑन द बोरोड फंड, यानी कि तब तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी जब आपने उस पैसे को लोन पे दिया हो जो आपने खुद लोन पे लिया है। जैसे हमारे जो बैंक होते हैं दोस्तों, अगर हम बैंक्स की बात करें, किसकी? बैंक्स की बात करें, तो जो हमारे बैंक्स होते हैं वो जनता से क्या करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। जनता से क्या करते हैं? डिपॉजिट्स को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट। ठीक, अब इससे जो भी पैसा बैंक के पास आता है, बैंक उसे क्या करता है? लैंडिंग। क्या करता है दोस्तों? लैंडिंग करता है। ठीक है, डन है, क्लियर है। तो अब देखो, यहां पे बैंक जब लैंडिंग करता है तो वहां पे क्या होता है? रिस्क। रिस्क किस बात का भाई? क्या पता बोरो डिफॉल्ट कर दे। ठीक, लेकिन अब ये रिस्क तब और ज्यादा बैंक के लिए गंभीर हो जाएगा जब ये किसी दूसरे का पैसा हो। किसका पैसा हो? दूसरे का पैसा हो। ठीक, तो इसीलिए बैंक जब भी किसी बोरोवर को लैंडिंग करता है तो वहां पर बैंक फॉलो करता है क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग, जिसमें 6 प्रिंसिपल होते हैं। पहला सेफ्टी, लिक्विडिटी, डाइवर्सिटी, पर्पस, सिक्योरिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी क्या होती है? जैसे बैंक के पास हर समय पर्याप्त मात्रा में लिक्विड यानी कैश उपलब्ध होना चाहिए। बैंक के पास जनता का जो पैसा आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, तो नियम यही कहता है कि बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे। लेकिन कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक प्रोवाइड करता है। तो बैंक जब भी कभी लोन प्रोवाइड करता है तो लोन प्रोवाइड करते समय बैंक को ऐसी सिक्योरिटीज एज अ सिक्योरिटी लेनी चाहिए बोरोवर से जो मार्केटेबल हो, जिन्हें शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट किया जा सके। और इसका यूज कब किया जा सकता है? जब बोरोवर अपना पैसा बैंक के पास मांगने आए, यानी डिपॉजिटर अपना पैसा मांगने आए। जब भी डिपॉजिटर विड्रॉ करने अपना पैसा, तो बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी हो जिससे कि डिपॉजिटर का पैसा वापस कर सके। तो इसलिए लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है बैंक लैंडिंग का। बैंक लैंड फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली बिकॉज दे लैंड पब्लिक मनी विच कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय डिपॉजिटर्स। तो बैंक जो लोन देगा वो शॉर्ट टर्म के लिए दे, क्योंकि ये जो पैसा बैंक दे रहा है वो किसका पैसा है? पब्लिक मनी है, जनता का पैसा है, और जनता कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करने आ सकती है। सो दे देयरफॉर एडवांस लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच एसेट्स विच आर इजीली मार्केटेबल एंड कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो ऐसी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में इनको लोन देना चाहिए जो सिक्योरिटीज इजीली मार्केटेबल हो या आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में, एट अ शॉर्ट नोटिस। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रिंसिपल होता है लिक्विडिटी। दूसरा होता है सेफ्टी। व्हाट इज सेफ्टी? द सेफ्टी ऑफ फंड लैंड इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। ठीक है, सो सेफ्टी मींस दैट द बोरोवर शुड बी एबल टू रीपे द लोन एंड इंटरेस्ट इन टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स विदाउट डिफॉल्ट। यानी सेफ्टी का मतलब है कि अगर किसी बैंक ने किसी भी बोरोवर को, किसी भी बैंक ने किसी भी बोरोवर को अगर लोन प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया? लोन प्रोवाइड किया है, क्रेडिट प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट का जो पार्ट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैंक के पास ऑन टाइम क्या हो जाए? रीपेमेंट हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? ऑन टाइम रीपेमेंट हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो बैंक का पैसा क्या है? सेफ है। ठीक, सो द रीपेमेंट ऑफ द लोन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी। अब ये जो रीपेमेंट किस आधार पे रीपेमेंट होगा? ये क्वेश्चन आता है। रीपेमेंट ऑफ लोन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? पहला, नेचर ऑफ सिक्योरिटी पे। किस पे करता है? नेचर ऑफ सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कैसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन दिया गया है। फिर लिखा है कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर। कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर, कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर, ऑफ द बोरोवर। कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर का मतलब क्या है? कि बोरोवर
ने अगर पहले कभी लोन लिया है तो टाइम पर रीपेमेंट किया है या नहीं, तो कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर। तीसरा होता है कैपेसिटी ऑफ रीपेमेंट। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है भाई, कैपेसिटी ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट की कैपेसिटी यानी जो बोरोवर है वो इनकम को जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर इनकम जनरेट नहीं करेगा तो रीपेमेंट कैसे करेगा। और फाइनेंशियल स्टैंडिंग, चौथा होता है क्या, बोरोवर की फाइनेंशियल स्टैंडिंग। फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ाई, इनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ाई तो रीपेमेंट डिफॉल्ट होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड सेफ्टी हो गया। थर्ड होता है डाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, बिल्कुल आसान है, समझिए। अगर कोई बैंक, जैसे सपोज अगर कोई बैंक किसी भी बोरोवर को, किसी एक स्पेशल बोरोवर को अगर कोई बैंक मान लीजिए 20 लाख रुपए दे देता है लोन, ठीक है, ठीक, एक केस ये है। दूसरा, बैंक क्या करता है, 5 लाख रुपए का लोन एक बोरोवर को देता है, 5 लाख रुपए का लोन दूसरे बोरोवर को देता है, 5 लाख रुपए का लोन तीसरे बोरोवर को देता है, 5 लाख रुपए का लोन चौथे बोरोवर को, और 5 लाख रुपए का लोन पांचवें बोरोवर को देता है। अब यहाँ पे एक ही बोरोवर को 20 लाख दिया, यह 5-5 लाख करके, है ना, 4 बोरोवर को दे दिया। कितने बोरोवर को दे दिया, 4 बोरोवर को दे दिया, ठीक। अब अगर मान लीजिए रिस्क किसमें ज्यादा है, रिस्क अगर मान लीजिए ये बोरोवर ने क्या किया, डिफॉल्ट किया, क्या किया, डिफॉल्ट किया, तो यहाँ पे पूरा 20 लाख क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, यस और नो। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो मान लो एक आदमी ने डिफॉल्ट कर दिया, 2 ने, तब भी 2 लोग सेफ हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक सेक्टर को या किसी स्पेसिफिक बोरोवर को एंटायर लोन अमाउंट ना देके डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स में जब आप अपना लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो डाइवर्सिटी होता है। लाइक इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किसी एक सिक्योरिटी, एक स्टॉक में पूरा पैसा लगाते हैं, उसकी अपेक्षा हम क्या ध्यान रखते हैं, तो अगर उसमें लॉस आया तो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। तो हम ध्यान क्या रखते हैं कि हम अपना निवेश डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में करते हैं, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, है ना, गोल्ड में कर देते हैं, हम लोग एनएससी में कर देते हैं। तो जब हम डिफरेंट, है ना, सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो वही बात यहां बताई गई है, चूजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगर कोई बैंक अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चूज कर रहा है, कमर्शियल बैंक शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। तो बैंक को डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। फिर आता है सिक्योरिटी। अनदर guiding factor in bank advance is security. When the banker advance without security, he will run the risk of losing money. अगर कोई बैंक बिना सिक्योरिटी के लोन देता है तो वहां पे रिस्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब दूसरा क्या है, 7 C's ऑफ क्रेडिट। एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, 7 C's ऑफ क्रेडिट में कौन सा पार्ट नहीं है, तो यह कौन सा पार्ट है। तो हमें अगर 7 C's पता है तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले C का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर, फिर होता है कैपेसिटी, फिर होता है कैपिटल, फिर होता है कोलिटरल, फिर होता है कंडीशन, कैश फ्लो और क्रेडिट वर्दीनेस। तो 7 C's में क्या क्या आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है, कैपेसिटी आ जाता है, कैपिटल, कोलिटरल, कंडीशन, कैश फ्लो और क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। तो कैरेक्टर का मतलब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बोरोवर का कैरेक्टर कैसा है ना, वो डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा, लेट लतीफी तो नहीं कर रहा। कैपेसिटी का मतलब है उसकी रीपेइंग कैपेसिटी हम देखते हैं। कैपिटल की बात करें, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है या नहीं है। कोलिटरल का मतलब है लोन के अगेंस्ट में आपने कैसे कोलिटरल यानी सिक्योरिटी को लिया है। कंडीशंस, आपने किन किन कंडीशंस पे लोन प्रोवाइड किया है। कैश फ्लो यानी इनकम रेगुलर बोरोवर को हो रही है या नहीं। और क्रेडिट वर्दीनेस, उसका क्रेडिट रेटिंग कैसी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी हमारे जो 7 C होते हैं ये क्रेडिट वर्दीनेस के 7 C's कहलाते हैं। फिर आता है पर्पस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्पस। लोन जिस पर्पस के लिए दिया गया है उस पैसे का यूज उसी पर्पस में होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसे पर्पस हैं जिनके लिए बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, अवैध और सट्टा उद्देश्यों के लिए बैंक कभी लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, जबकि बैंक को पता है कि यहां से हमारी अर्निंग ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो सेक्टर्स बैंक के लिए क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है दोस्तों। नाउ अब अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय बैंक। अगर कोई बैंक निवेश करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। कार्डिनल प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट करने का कि बैंक को क्या करना है कि सफिशिएंट अर्न कर पाए वो प्रॉफिट अपने इन्वेस्टमेंट से। तो बैंक को क्या ख्याल रखना है, इट शुड देयरफॉर इन्वेस्ट इन सच सिक्योरिटीज विच वाज
श्योर अ फेयर एंड स्टेबल रिटर्न ऑन द फंड इन्वेस्टेड। तो श्योर और स्टेबल रिटर्न होना चाहिए जिस फंड को उसने निवेश किया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, 6 प्रिंसिपल हो गए। अब टाइप ऑफ क्रेडिट, कौन कौन से प्रकार के क्या होते हैं क्रेडिट, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बैंक किसी भी बोरोवर को क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो 2 प्रकार से क्रेडिट प्रोवाइड करता है, एक होता है फंड बेस्ड क्रेडिट, दूसरा होता है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट। जब हम फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व द आउटफ्लो ऑफ फंड, यहां पर बैंक वास्तविकता में एक फंड किसको प्रोवाइड करता है, बोरोवर को, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करते हैं किसकी, फंड बेस्ड क्रेडिट की, सो द मनी ऑफ द बैंकर इज लेंड टू द कस्टमर और दे कैन बी जर्नली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग प्रकार से वो फंड बेस्ड लेंडिंग करता है, जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, टर्म डिपॉजिट और डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, डिमांड लोन और बिल फाइनेंस। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर डिमांड लोन क्या होता है, जैसे सबसे पहले टर्म लोन समझेंगे तभी डिमांड लोन समझ में आएगा। टर्म लोन की अगर हम बात करते हैं तो टर्म लोन क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया गया, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया गया क्या होता है, लोन होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया गया लोन होता है। और इस लोन का रीपेमेंट क्या होता है, शेड्यूल्ड होता है, यानी अगर 5 साल का है तो आपकी ईएमआई शेड्यूल्ड हो जाएंगी, है ना, कितने दिन का लोन है लॉन्ग टर्म में। वहीं पे जब हम डिमांड लोन की बात करते हैं तो डिमांड लोन भी कैसा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, लेकिन इट इज पेबल ऑन डिमांड, बैंक जिस दिन भी पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड, ये पेबल ऑन डिमांड होता है, यानी बैंक जिस दिन अपना पैसा मांगेगा उस दिन आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर होता है बिल फाइनेंस, तो ये आपके होते हैं फंड बेस, याद रखिएगा फंड बेस। इसके साथ साथ आपका नॉन फंड बेस लैंडिंग या नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करता है। और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट में बैंक एक्चुअल में आपका फंड प्रोवाइड नहीं करता, वो फंड की एक वैल्यू की गारंटी या प्रॉमिस प्रोवाइड करता है, किसके बिहाफ पर, अपने कस्टमर के बिहाफ पर। सो व्हाइल असर्टेनिंग द क्रेडिट नीड ऑफ द बोरोवर द बैंकर शुड एक्सेस बोथ फंड बेस और फंड बेस एंड नॉन फंड बेस लिमिट रिक्वायर्ड बाय हिम, ठीक है। यहां पे होगा नॉन फंड बेस, क्या होगा, नॉन फंड बेस, ठीक है, टुगेदर एंड सैंक्शन देम एज अ पैकेज। सो नॉन फंड बेस लिमिट्स आर, कौन कौन सी होती है, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बैंक गारंटी क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बायर है, कौन है दोस्तों, कोई बायर है जिनका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, और एक सेलर है, एक सेलर है जिनका नाम है मिस्टर बी, ठीक है। अब बायर ने सेलर से कोई सामान खरीदा और ये चाहता है बायर कि इससे सामान किस पे मिल जाए, क्रेडिट पे मिल जाए। सेलर को क्या लगता है कि ये पैसा मेरा डूब ना जाए, तो सेलर कहता है कि मैं तुम्हें क्रेडिट पे सामान तो दे दूंगा बट मुझे आप बैंक गारंटी दिला दो। अब बायर गया अपने बैंक के पास और बैंक का नाम है मान लीजिए XYZ बैंक, ठीक है, XYZ बैंक के पास गया। अब बैंक से उसने कहा क्या, हमें गारंटी चाहिए इस सामान के लिए और ये गारंटी आप मिस्टर बी को मेरे बिहाफ पे प्रोवाइड कर दो। बैंक ने क्या किया, मिस्टर बी को क्या प्रोवाइड कर दी, बैंक गारंटी, क्या प्रोवाइड कर दी, बैंक गारंटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब यहां पे याद रखिएगा जब भी बैंक गारंटी की बात आएगी हमेशा 3 पार्टी होंगी। पहली पार्टी होती है एप्लीकेंट, जो कि रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, बैंक गारंटी के लिए। दूसरी पार्टी होगी बेनिफिशियरी, कौन होगी, फिशियरी, और बेनिफिशियरी कौन होगा, जिसके पक्ष में गारंटी दी गई होगी। जो पार्टी गारंटी प्रोवाइड करती है वो कहलाती है श्योरिटी, क्या कहलाती है दोस्तों, श्योरिटी, क्या कहलाती है, श्योरिटी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो कितनी पार्टी होती है बैंक गारंटी में, हमेशा 3 पार्टी। आई होप बैंक गारंटी समझ में आ गया होगा। देखिए क्या लिखा है, इट इज अ काइंड ऑफ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या बैंक ने कोई पैसा प्रोवाइड किया है, कोई पैसा प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ बैंक ने प्रॉमिस प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, प्रॉमिस, किस बात का, कि अगर इफ मिस्टर ए डिफॉल्टेड, अगर मिस्टर ए क्या करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे आपका पेमेंट, किसका पेमेंट, बी का पेमेंट अगर डिफॉल्ट करेंगे तो उस पेमेंट का प्रॉमिस मैं करता हूं, मैं आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है दोस्तों, है ना। तो इनको ये गारंटी कब रियलाइज करनी पड़ेगी, जब ये क्या करेंगे, डिफॉल्ट, ठीक है। तो अभी कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ प्रॉमिस दिया है, ठीक है। नाउ फिर क्या लिखा है, it is a promise from a bank that is liability of the borrower will be met in event that the borrower fails to fulfill his contractual obligation। तो ये कब काम करेगा, ये काम करेगा तब जब हमारा मिस्टर ए क्या करेगा, अपने
जो भी इनका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको पे करने में फेल हो जाएगा। इन केस ऑफ गारंटी नो रियल ट्रांजेक्शन इज डन, गारंटी के केस में कोई रियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ओनली अ पेपर इज साइंड बाय द अथॉरिटीज टू मेक द ट्रांजेक्शन मोर स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट। सो यहाँ पे एक पेपर ही दिया गया है प्रॉमिस का, जिससे जो ट्रांजेक्शन हैं वो स्मूथर और कैसे हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। ठीक है, डन है। फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखो बैंक गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं, 3 डिफरेंट पार्टीज होती हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट, एप्लीकेंट हमारा मिस्टर ए था। ठीक है, द पार्टी दैट रिक्वेस्ट अ बैंक गारंटी फ्रॉम द बैंक बोरोर्स फ्रॉम अ क्रेडिटर। सेकंड, बेनिफिशियरी, द पार्टी दैट रिसीव अ पार्शियल गारंटी। थर्ड, बैंक, द पार्टी दैट एग्रीज टू साइन एंड अश्योर पेमेंट इन केस ऑफ एप्लीकेंट फेल्स टू रीपे द लोन। ठीक है दोस्तों, और सरकारी बैंक गारंटी जो दी जाती है वो सेक्शन 128 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत प्रोवाइड की जाती है। अब आ जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी सेम गारंटी जैसे ही होता है, बशर्ते ये किस केस में काम करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में। किसके केस में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में। इंपोर्टर क्या कहलाता है, बायर, क्या कहलाता है, बायर, और एक्सपोर्टर क्या कहलाता है, सेलर, क्या कहलाता है, सेलर। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट दैट गारंटीज द बायर पेमेंट टू द सेलर। तो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन जारी करेगा, बायर जारी करवाता है अपने बैंक से, किसके पक्ष में, सेलर यानी एक्सपोर्टर के पक्ष में। ठीक है दोस्तों, और ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ये गारंटी देता है कि बायर के पक्ष से आपको क्या होगा, आपका पेमेंट या भुगतान कंप्लीट टाइम पे होगा। ठीक, तो जो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है ये ओपनिंग बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपनिंग बैंक कहलाता है, या इसी को हम इशूइंग बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, इशूइंग बैंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे पहले इनके बैंक के पास जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, एडवाइजिंग बैंक, है ना, एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, और ये एडवाइजिंग बैंक जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव करेगा वो एश्योर करेगा कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट सही है, और एलसी किसको दे देगा, वो एक्सपोर्टर को। ठीक है दोस्तों, जैसे इनको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा ये सामान का क्या कर देंगे, शिपमेंट, क्या कर देंगे दोस्तों, शिपमेंट कर देंगे, है ना, और वो डॉक्यूमेंट इनको दे देगा, ये डॉक्यूमेंट इनको दे देंगे, है ना। तो वो डॉक्यूमेंट किसको मिल जाएगा, इंपोर्टर को। जैसे ही सामान शिपमेंट होके आएगा वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपना सामान ले लेंगे। ठीक है, डन है, क्लियर है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट, सो इट इज इश्यूड बाय अ बैंक एंड इंश्योर द टाइमली एंड फुलफिल द पेमेंट टू द सेलर। इफ द बायर इज अनेबल टू मेक सच पेमेंट, अगर बायर डिफॉल्ट करेगा, देन फुल और पार्शियल जो भी पेमेंट रिमेनिंग होगी वो बायर के बिहाफ पे कौन पे करेगा, फिर बैंक किसको करेगा, बेनिफिशियरी को। किसको करेगा, बेनिफिशियरी को। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप है, यहां पे बस याद रखिएगा जो मैंने आपको समझाया है वो बायर या इंपोर्टर हमने इस साइड रखा हुआ है, और सेलर और एक्सपोर्टर हमारा इस साइड है। तो हमारा फिगर इस साइड को चलेगा, जबकि मैंने आपको यहां से यहां की तरफ बताया था। तो एक बार देख लेंगे, सिंपल है। सबसे पहले बायर और सेलर के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में। अब इनको क्रेडिट, इनको क्या चाहिए, सामान, बट ये सोच रहा है कि ये पहले सामान भेजें तब हम पैसा देंगे, ये सोच रहा है पहले ये पैसा दे दें फिर हम सामान भेजें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपने बैंक के पास क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई किया। इन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया, इनके बैंक के पास लेटर ऑफ क्रेडिट पहुंचा, और इन्होंने क्या किया, एडवाइजिंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक, इन्होंने कंफर्म किया, वेरीफाई किया लेटर ऑफ क्रेडिट को, ओके है। देन इन्होंने क्या किया, सामान को, गुड्स को क्या कर दिया, शिपमेंट कर दिया, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये अपने इस बैंक को देंगे, ये बैंक किसको देगा, इस बैंक को देगा, और ये वेरीफाई करके किसको दे देगा, इंपोर्टर को। जब ये सामान यहाँ पहुंचेगा, ये सामान यहाँ पहुंचेगा तो उस डॉक्यूमेंट से ये सामान उतार लेंगे, है ना। और अगर इन्होंने पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो इसी लेटर ऑफ क्रेडिट पे फिर भुगतान कौन करेगा, कौन करेगा, इशूइंग बैंक करेगा, किसको, बेनिफिशियरी को। डन है, चलिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप JAIB नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप JAIB महापैक के थ्रू जुड़ सकते हैं और कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होंगे, पेपर 1, 2, 3, 4 चारों कंपलसरी पेपर आपके कवर होंगे। 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर का महापैक 3999 में, 2 ईयर का महापैक 5999 में, और 6 मंथ का महापैक 2799 में आपको उपलब्ध है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए JAIB फाउंडेशन बैच अवेलेबल है।
है ना। और ये बैच 2.0 भी आ गया है, लिस्ट प्राइस आप 1999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल एग्जाम पेंडिंग है तो आप इंडिविजुअल एग्जाम के लिए इंडिविजुअल बैचेस भी ले सकते हैं 799 रुपए मात्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ बोरोवर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।